मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं राहु और केतु के राशि परिवर्तन के बारे में। राहु और केतु के इस राशि परिवर्तन का मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव होगा, मीन राशि के जातकों को क्या उपाय करना चाहिए, कहां मीन राशि के जातकों को लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है, इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे। 30 अक्टूबर 2023 को राहु प्रवेश करेंगे मीन राशि में, तो वहीं केतु का प्रवेश होगा कन्या राशि में। अभी वर्तमान में मीन राशि के जातक 7.5 से भी गुजर रहे हैं, तो इस 7.5 से बचने के लिए भी उन्हें क्या उपाय करने चाहिए, और उनका अभी 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है, तो इस प्रथम चरण को वह कैसे मैनेज करें, इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे। तो देखिए, चर्चा प्रारंभ करूं उससे पूर्व आपको समझा दूं कि इसका विचार हम कैसे कर रहे हैं। तो देखिए, इसका विचार हम कर रहे हैं चंद्र लग्न से, यानी चंद्र राशि से। यदि आपको अपनी राशि नहीं पता तो भी आपको सिर्फ इतना करना है कि आप अपनी जन्म कुंडली खोलें और देखें कि चंद्रमा जहां स्थित है वहां क्या अंक लिखा है। यदि वहां 12 अंक लिखा है तो आपकी राशि मीन है। अब देखिए, यहां पर चंद्रमा जहां पे स्थित है वहां मीन राशि, यानी 12 अंक। अब कोई ये तो मैंने लग्न माना है ना, चंद्र लग्न। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका 12 अंक यहां ही लिखा हुआ हो सकता है आप अपनी पत्रिका खोले और आपको दिखाई दे कि इन 12 भाव में कहीं भी हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आपका यहाँ 12 अंक लिखा हुआ है और चंद्रमा वहीं, तो भी आपकी राशि मीन होगी। हो सकता है कि आपका 12 अंक यहाँ लिखा हो तो भी आपकी राशि मीन होगी, अगर चंद्रमा वहां स्थित है तब। अब राहु और केतु का यह जो गोचर है, यह आपके चंद्र लग्न से प्रथम भाव में राहु आ रहे हैं, तो वहीं सप्तम भाव में केतु आ रहे हैं। तो यह कैसा रहने वाला है, तो देखिए, प्रथम भाव से हम क्या विचार करते हैं। तो प्रथम भाव यानी हम स्वयं, हमारा लग्न, हमारा मस्तिष्क, हमारे स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, हमारे मस्तिष्क की क्षमता, उर्वरता, हमारी क्रिएटिविटी, हमारा आउटलुक, नजरिया, ये सभी चीजें जो है वह लग्न से प्रभावित होती हैं। और राहु भ्रम के कारक हैं, राहु माया जाल है, माया का जाल बिछाते हैं। तो जब राहु प्रथम भाव में आएंगे तो आपके मन में भ्रम, संशय, शक, संदेह यह अवश्य ही उत्पन्न होगा। भविष्य के प्रति असुरक्षा की भावना से आप आतंकित रहेंगे। तो वहीं खुद पर भी आपका जो कॉन्फिडेंस है वह थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। परंतु कहूंगा आपसे कि चिंतित नहीं होना है, परेशान कतई नहीं होना है। हम उपाय पर भी बात करेंगे और इसका अपवाद भी है। यह भी बताऊंगा आपको इस कार्यक्रम में कि कब इस परिस्थिति के बाद भी आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। अब बात करते हैं केतु की। सप्तम भाव में केतु क्या करेंगे, केतु किस चीज के लिए जाने जाते हैं। तो केतु जहां स्थित होते हैं वहां से विच्छेद करते हैं, और केतु अध्यात्म और वैराग्य के ग्रह है। और यह भाव, सप्तम भाव, यह सांसारिक सुखों का भाव है, यह विवाह स्थान है। तो कर्म से दशम होने की वजह से व्यवसाय का भी विचार करते हैं हम, पार्टनरशिप का विचार करते हैं। और केतु का यहाँ आना यह दर्शाता है कि वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव, कुछ परेशानियां, कुछ अनबन, कुछ चिंता, कुछ व्याकुलता हो सकती है। वह जीवन साथी के बर्ताव को लेकर के हो सकता है, वह जीवन साथी के स्वभाव को लेकर के हो सकता है, वह जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के हो सकता है, या वह जीवन साथी से संबंधित किसी भी मामले में हो सकता है। तो यहां आपको चिंता आपकी बढ़ने वाली है। परंतु आपके जो शनि हैं वह क्या करेंगे इस समय में, शनि आपके लिए व्यय कराने का काम करेंगे। शनि आपके लिए चिंताओं को और बढ़ाने का काम करेंगे। शनि आपके लिए लिटिगेशंस के मामले लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि छठे भाव पर जो होगी वह आपके कर्ज को, रोग को, या अदालती मामलों में धन का व्यय करा सकती है। यहां से भी स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है, परंतु जो गुरु की स्थिति है
यह स्थिति आपके लिए अनुकूल हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति अभी वर्तमान में राहु के साथ है। यह परिवर्तन 30 अक्टूबर के बाद हो रहा है, तो अभी वर्तमान में राहु के साथ है धन वाणी और कुटुंब के भाव में। तो अभी पारिवारिक मामले में भी आप परेशान चल रहे हैं, क्योंकि धन वाणी और कुटुंब में चंडाल योग बन रहा है। परंतु जब राहु आ जाएंगे आपके लग्न में, तो धन वाणी और कुटुंब के मामले में कुछ राहत, क्योंकि वहां देवगुरु बृहस्पति अकेले हो जाएंगे। फिर उस परिस्थिति में आपके लिए कुछ चीजें संभलने लग जाएंगी, सुधरने लग जाएंगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मई 2024 से देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आ जाएंगे पराक्रम भाव, जो कि आपकी चंद्र राशि के स्वामी भी हैं। और फिर उनकी दृष्टि कहाँ जाएगी यह समझते हैं। उनकी दृष्टि जाएगी पराक्रम भाव पर, उनकी दृष्टि जाएगी भाग्य भाव पर, और उनकी दृष्टि जाएगी लाभ भाव पर। यानी आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता लाने का काम देवगुरु बृहस्पति करेंगे। कब से? मई 2024 के बाद से आपके भाग्य को बढ़ाने का काम करेंगे, आपके लाभ को बढ़ाने का काम करेंगे। यह काम देवगुरु बृहस्पति आपके लिए करते हुए दिखाई देंगे। परंतु एक बात कहूंगा आप लोगों से कि देखिए, यह जो गोचर का फलादेश है, यह एक सामान्य फलादेश है। यदि बात ज्योतिष शास्त्र की जाए तो ज्योतिष शास्त्र सिर्फ यही तक सीमित नहीं है, यह अथाह है। इसके अलावा भी यह विचारणीय होता है कि आपकी महादशा किस ग्रह की चल रही है, अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है, योगिनी दशा किस ग्रह की चल रही है। मान लेते हैं कि 7.5 चल रही है, राहु भी अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, ये सब कुछ है। परंतु क्या कभी ऐसा नहीं होता है क्या कि आपने नहीं सुना है क्या कि 7.5 में कोई व्यक्ति बहुत ऊंचा चला गया, 7.5 में बहुत ख्याति मिल रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 7.5 में ही प्रधानमंत्री बने, और ऐसे मोरारजी देसाई 7.5 में प्रधानमंत्री बने। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जहां 7.5 ने भी व्यक्तियों को जीवन में बहुत ऊंचा उठाया। तो आपको इससे नहीं घबराना है, आपको देखना है कि आपकी महादशा और अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है। यदि आपकी जन्म कुंडली में महादशा और अंतर्दशा योग कारक ग्रह की चल रही है, तो आपको चिंतित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। यह गोचर का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज्यादा नहीं आएगा। मामूली प्रभाव तो होगा, पर बहुत ज्यादा अशुभ प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। परंतु ठीक इसके विपरीत यदि महादशा और अंतर्दशा योगिनी दशा भी अशुभ ग्रहों की चल रही है और गोचर से भी अशुभ प्रभाव आ रहा है, फिर उस परिस्थिति में आपको बहुत ज्यादा सजग हो जाना चाहिए। फिर आप परेशान निसंदेह होंगे, परंतु फिर भी उसका उपाय है, और उपाय से हम चीजों को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। याद रखिएगा, ज्योतिष शास्त्र चमत्कार नहीं है, यह मार्गदर्शन है। खत्म नहीं होगा, हमें अपने प्रारब्ध के कर्मों का फल भोगना पड़ता है, हाँ, लेकिन कम होता है। जहां आपका जो संकट एक अगर हम स्केल पे नाप 100% है या 90% है, 100% तो नहीं होगा, 90 या 80% मान लेते हैं, तो आपका 50% हो जाएगा, 60% हो जाएगा, आपको राहत मिलेगी। और जब उपाय करते हैं तो आपको उन संघर्षों से लड़ने की हिम्मत आती है, आपकी क्षमता विकसित होती है। अब बात करते हैं विद्यार्थी वर्ग की। तो देखिए, विद्यार्थी वर्ग के लिए अगर यह समय देखा जाए तो बहुत अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। उसके पीछे कारण समझते हैं। यहां पर राहु है, और राहु की दृष्टि कहां जा रही है? तो राहु की दृष्टि जा रही है पंचम भाव पर, और यह भाव बुद्धि, विवेक, ज्ञान, संतान को दर्शाता है। तो मीन राशि के जातकों जो विद्यार्थी हैं, उनको यह स्पष्ट सलाह है कि आप अपना ध्यान पढ़ाई पर रखें। बहुत संभावना है कि आप डिविएट हो सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन आ सकता है, भटकाव आ सकता है, और आपको इस समय में प्रेम संबंधों से, प्रेम प्रसंगों से बचना है। विद्यार्थी वर्ग के लिए एक स्पष्ट बात बता दूं आपको, यदि इस तरह की स्थिति आती है तो आपके लिए संघर्ष और चुनौतियां बढ़ जाएंगी, और पढ़ाई में फिर परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डिग्रेड हो जाएगा। तो आपको ऐसा कतई नहीं करना है। जो लोग विद्यार्थी वर्ग के नहीं है, व्यवसायी हैं या कोई, फिर वो लोग भी जो प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए भी समय बहुत अनुकूल नहीं है। मनमुटाव जो है हो सकता है, तो आपको परिपक्वता का परिचय देना है और धैर्य और संयम से काम लेना होगा। अगर बात की जाए कि आपके कार्मिक क्षेत्र की स्थिति की, तो अभी तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है कर्म क्षेत्र की, परंतु राहु की भी यहां पर स्थिति जा रही है। तो अक्टूबर नवंबर से राहु की दृष्टि वहां से हट जाएगी। तो अक्टूबर से 2024 के बीच, मतलब
नवंबर 2023 से मई 2024 के बीच कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके पास आ सकता है। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो इस 7.5 में भी कुछ संभावनाएं हैं कि आपकी पदोन्नति हो। यदि आप प्राइवेट जॉब में भी हैं तो प्रमोशन हो सकता है। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो इसकी संभावना बन रही है कि आपको मुनाफा हो। यह समय अच्छा है, परंतु मई के बाद से वहां से बृहस्पति की दृष्टि हट जाएगी। फिर भी बहुत चिंता नहीं करनी, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि लाभ भाव पर आ जाएगी, भाग्य भाव पर आ जाएगी और लाभ भाव पर आ जाएगी, जो कि आपके भाग्य और लाभ में अभिवृद्धि करने वाली होगी। अब बात करते हैं कुछ 7.5 पर। देखिए, जब 7.5 चलता है ना, जो प्रथम चरण होता है, अभी आपका प्रथम चरण चल रहा है, उसी बात करूंगा, तब आदमी व्यय से परेशान रहता है, खर्च रुकते नहीं, रोग, ऋण और शत्रु, यहां इन 3 मोर्चों पर आपको बहुत ज्यादा सजग रहना है। अगर कोई रोग होता है तो इसको आप इग्नोर नहीं करेंगे। ऋण के लेने देन में बहुत ज्यादा सावधानी बरतेंगे, खासकर के जब आदमी कर्ज देता है तो जो कर्ज लेने वाला व्यक्ति है वह बहुत ही विनम्र होकर के कर्ज मांगता है, पर जब कर्ज लौटाने की बात आती है तो तेवर बदल जाते हैं। यह व्यवहारिक बात है, इसके ज्योतिष शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, ये प्रैक्टिकल बात है, ऐसा होता ही है। इसके बाद शत्रु, लिटिगेशन, आपके वर्क प्लेस पे, बिजनेस में या घरेलू मामले में भी आपको बहुत सावधानी से रहना है। अगर आप इन चीजों को, छोटी मोटी चीजें हैं रोजमर्रा के जीवन की, जिनका आपको ध्यान रखना है, अगर आप इन चीजों को ध्यान रख पाते हैं तब यह समय आपका जो 18 महीने यानी मई 2025 तक रहने वाले हैं राहु और केतु, राहु मीन पर और केतु कन्या पर, तो ये 18 महीने आप अच्छे से निकाल पाएंगे। क्योंकि जो परेशानी वाली बात है कि प्रथम भाव और सप्तम भाव पर राहु केतु का एक्सेस परेशान करता है, परंतु जिन लोगों की जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी है उन्हें बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अब जानते हैं कि क्या उपाय करके आप इस समय को और बेहतर कर सकते हैं। देखिए, राशि स्वामी कौन? देवगुरु बृहस्पति। तो बृहस्पति के मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, या फिर मां लक्ष्मी और प्रभु श्री हरिविष्णु के शरण में चले जाइए, आपका कल्याण ही कल्याण होगा, बहुत ज्यादा आपको लाभ होगा। इसके बाद किसी जरूरतमंद विद्यार्थी की शिक्षा संबंधी जरूरतों को आप पूरा करें और किसी को बताएं ना। यह बात सिर्फ उस विद्यार्थी के परिवार और आप तक सीमित रहे, कोई और ना जाने। 7.5 चल रहा है, ठंड का महीना भी अब आने ही वाला है कुछ महीनों बाद, तो आप कंबल दें, काला कंबल दान करें और वह भी दान गुप्त हो, और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को करें। शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं, कुछ थोड़ा सा भी कार्य जो भी आपका, मैं समझता हूं कि अभी समय सबका जो है व्यस्त रहता है, परंतु उसी में थोड़ा समय निकाल करके अपने व्यस्त जीवन से कुछ पल मानवता के नाम अगर देते हैं, मानव कल्याण हेतु देते हैं, वह भी बहुत बड़ी पूजा है, बहुत लाभ होगा आपको। इसके अतिरिक्त राहु के दुष्प्रभावों से बचने के लिए आप हनुमान जी की शरण में जाइए, भगवान शिव की शरण में जाइए, मां दुर्गा की शरण में जाइए, आपका कल्याण होगा और आपके कार्य सुगमता से बनने लगेंगे। और एक चीज जो बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि अभी आप 7.5 आपका शुरू ही हुआ है, कि देखिए जब 7.5 शुरू होता है तो धीरे धीरे समस्याएं आती है, और ये जो 7.5 साल का समय होता है यह हमें परिपक्व बनाने के लिए आता है। 7.5 से डरना नहीं चाहिए, यह हमें परिपक्व बनाने के लिए आता है, और उसमें जब कुछ और प्रतिकूल स्थितियां आए तो भी परेशान नहीं होना चाहिए। इस चुनौती का आपको स्वीकार करना चाहिए, ठीक है, मैं और मजबूत होने वाला हूं, मैं और सक्षम होने वाला हूं, मेरी परीक्षा की घड़ी है, और इस परीक्षा की घड़ी में जो सबसे ज्यादा चीज काम आती है वह धैर्य और प्रभु की सत्ता पर आंख मूंद कर विश्वास करना। अगर आप ये 2 काम करते हैं तो यह आपका समय बहुत अच्छे से गुजर जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, यह हमने जाना कि मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव रहने वाला है राहु और केतु के राशि परिवर्तन का। कहूंगा आपसे कि यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट करें। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके प्रश्न का भी उत्तर अवश्य दें। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी खूब स्वस्थ रहें, समृद्ध हो और लक्ष्य प्राप्ति में सफल हो। इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद।